जी अभी आवाज क्लियर है? ऑनलाइन अभी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये कनेक्ट नहीं नहीं जी, भाई ने आके हमें एक डिफरेंट इंटरनेट से कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन के सबसे ऊपर व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इनको असल में स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा। जी अभी स्क्रीन, आवाज और कैमरा तो हमने बंद कर दिया, कैमरा भी चला लेते हैं फिर तो अच्छा इंटरनेट मिलेगी।
जी वही रिवायती सवाल, कैमरा, स्क्रीन और आवाज तीनों चीजें क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वालों के भी दुखों का मुतावा हुआ। अब फिजिकल और लाइव स्ट्रीमिंग वालों से तो काफी बात हो गई, एक दफा जरा मैं ऑनलाइन वालों से भी बात कर लूं। जी सबसे पहले तो ऑनलाइन वाले हजरात, असल में हुआ ये कि आप लोग एडमिशन कराते गए उस बैच में जिसमें ऑनलाइन ओपन था ही नहीं, तो वो हादसाती तौर पे कुछ एडमिशन कर दिए इन्होंने और वो प्लेस भी सही से नहीं हुए थे, तो कल तक आपका कैंपस इनसाइड पे भी लिंक क्रिएट नहीं हुआ था, कल यहाँ पे मीटिंग भी क्रिएट नहीं हुई थी। तो मुझे जब पता लगा तो फिर हमने कोशिश की कि आप तक मैसेज पहुंचे, लेकिन आप लोग नहीं आ सके लाइव क्लास में। तो फिर बाद में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करनी थी शाम तक, वो भी मेरे ख्याल में सुबह अपलोड हुई। और हमारे पास एक बहाना तो है कि वो व्हाट्सएप पूरी रात डाउन हुआ था, तो इस वजह से लेट हो गया कैंपस इनसाइड पे अपलोड करते हुए। तो अब जो है वो इंशाल्लाह आज से आपको हुकूक मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं फिर क्लैरिटी दे दूं कि मैं ऑनलाइन क्लास, इस वाली क्लास को क्यों नहीं रिले करना चाह रहा था, क्योंकि होता ये कि थ्योरी में बच्चे सिर्फ स्क्रीन नहीं देख रहे होते, उनको टीचर को भी देखना होता है, टीचर ने सामने बच्चों को देखना होता है, उनके चेहरे को देखना होता है, उस पर मायूसी नजर आती है, टीचर मजीद मोटिवेट हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि जो है ना अब काम कैसे चलेगा। तो न्यूमेरिकल में मामला जरा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान होता है, कोई कोई कभी कभी टीचर की तरफ देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि होता ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे कहते हैं कि सर आप देख भी और लोगों की तरफ रहे हैं, आप हमारे मैसेज भी नहीं पढ़े, तो बजाय इसके कि आपको खराब क्वालिटी मिले हम लोगों ने ये क्लास नहीं देनी थी। लेकिन चूंकि अब इन्होंने एडमिशन कर लिए हैं तो अब आप हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ताला, अब वाजिब है हम पे आपको सब करना। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अब मैंने प्लान ये किया है कि जिस वक्त आपके मैसेजेस आ रहे होंगे तो हमारे साथ जो टीए भाई हैं वो बैठ के आपके मैसेजेस को साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। और कल से, आज वो एक डिफरेंट रूम में, कल से आपका कोई भी ऐसा सवाल जो कि डायरेक्टली मेरे से पूछने वाला है वो मुझे क्लास के एक स्टूडेंट की तरह बोल दिया करेंगे, तो आपका सवाल भी मैं ड्यूरिंग लेक्चर आंसर कर दिया करूंगा। व्हाट्सएप में तो आपको पता है कि आप लोगों ने बात आना नहीं है, वो तो पूरा दिन ही ओपन रहते हैं। मेरे ख्याल में फिजिकल बच्चे भी हैं व्हाट्सएप में, फिजिकल वालों को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चले खैर। तो वो फिजिकल ऑनलाइन सारे बच्चे व्हाट्सएप में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर भी कोई चीज मिस होगी तो वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। तो लाइव क्लास में मैं ज्यादातर सामने देख के बात कर रहा हूँ, सामने वाले ऑडियंस, कभी कभी कैमरे की तरफ भी देख रहा हूँ, और ऐसे में आपके सवाल अगर तो ऐसे हैं कि सर बुक कब तक आएगी फलाना, तो वो टीए भाई आंसर कर रहे होंगे। और कोई ऐसा टेक्निकल सवाल है जो वो चाहते हैं कि वो मुझे भेजें, तो वो मुझे बोल के बता देंगे और मैं उसको ऐसे ही आंसर कर दूंगा जैसे बाकी सबको। तो अब मैंने फिर इनसे कह दिया है कि जब आपने साथी तौर पर कुछ स्टूडेंट्स को भरा है और आप जब ऑनलाइन हमारी जिम्मेदारी में ऐड हो गया है, तो फिर ऑनलाइन के एडमिशंस को ओपन कर दें। पता नहीं ओपन करने का क्या मतलब समझेंगे ये, क्योंकि पहले क्लोज करने पे तो उन्होंने एडमिशन कर लिए थे। तो अगर मैं कहूंगा ओपन कर दें तो शायद वो एडमिशंस को क्लोज कर दें। तो बहरहाल आप फिर आप जो है वो मुतमईन रहें, इंशाल्लाह ताला आज से थोड़ा सा चीजें बेहतर होंगी। एक तजर्बा हम और करेंगे कल, वो डिवाइस का तजर्बा दोबारा से होगा। ये मैंने अपनी वाली डिवाइस लगाई है, इससे चीजें सही चली है, इंटरनेट का भी मसला था, तो कल से डिफरेंट डिवाइस पे इंशाल्लाह ताला सारा सेट हो गया होगा और ठीक हो गया, सही है। साजिद भाई ये सिर्फ आप अकेले को इशू आ रहा है इस टाइम पे, बाकी सब कंफर्टेबल है। जी आप एक दफा रीस्टार्ट करके देखें, इंशाल्लाह ताला चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, वो भाई ने आधी बात सुनी और लेफ्ट कर गए, ठीक है रीस्टार्ट करके अब कार्रवाई शुरू करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी मैंने बता दिया, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को अब आज हमारे पास वक्त ही बेचारा कितना बचा है, वो आखिरी 5 मिनट मैंने निकाल के क्लास में से नीचे पहुंचा करने, और लाइव स्ट्रीमिंग पे जो नीचे वाले कमरे में बैठे हुए हैं उन लोगों को मैं वहां जाके जवाब दे दूंगा उनके, और हल्के फुल्के सवाल जवाब तो बहरहाल वो लोग पूछ रहे होते हैं। अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी वहां बैठ के लॉग इन भी कर लेते हैं, तो उनके सवाल हमें दूसरे तरीके से भी मिल रहे होते हैं। और फिजिकल वाले तो जो है ये तो बिंदास लोग हैं, ये तो जब मर्जी जो मर्जी सवाल पूछ लें, और ये तो सवाल कई दफा रिपीट भी करते हैं, तो तीसरी दफा तक तो मैं जवाब दे दूंगा। जब चौथी दफा रिपीट होगा तो मैं कहूंगा भाई को खुदा का खौफ करो, जरा मेरी पिछली दफा की बात सुन लिया करो। तो अब मेरे ख्याल में पढ़ाई शुरू करें, पढ़ाई शुरू करते हैं। सिलेबस में कितने एरियाज हैं? हाँ जी, एक भाई ने कहा 4, कौन से 4? एक लीगल सिस्टम अकेला एक चैप्टर है, 560 नंबर की वेटेज, 560 नंबर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नामी लॉ के 2 पोर्शन बने हुए हैं, एक 20 से 25 नंबर का और एक 25 से 30 नंबर का, एक 20 से 25 और एक 25 से 30, ऐसे ही है। चौथा एरिया कौन सा है?
अदर, और एक अजीब सी उसकी ग्रेड है 35 से 52। उसमें क्या क्या पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये 2 लॉ, उसके साथ 3-3 सफे के छोटे छोटे से 6 लॉ है। तो सिलेबस बड़ा कंफर्टेबल हो चुका हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक रीजनेबल पेस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को साथ साथ पढ़ते रहें, समझते रहें, क्योंकि ये बेस है और ये अकेला कानून है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हमारे सिलेबस में। जब आप लोगों को एक दफा कानून पढ़ना आ गया होगा, इंटरप्रेट करना आ गया होगा, इसके सिनेरियो कैसे देखने वो समझ आ गई होगी, फिर हम वो छोटे छोटे अदर लॉस की तरफ जा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा ऑफिशियली पहला लेक्चर है। ले जी सर, ऑनलाइन वालों के पास माइक का ऑप्शन मिल सकता है भाईजान? ये जो है ना कत्लो गारत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे लाइव स्ट्रीमिंग वालों को भी बेचारों को माइक का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब एक ही क्लास में फिजिकल ऑनलाइन होता है तो डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए ऑनलाइन वालों बेचारों का माइक बंद किया हुआ होता है। आप लिख के सवाल पूछ सकते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा था कि बजाय इसके कि बच्चे बेचारे तंग हो, हम अगर ऑनलाइन को ऑप्शन ही ना दें। लेकिन आपको पता है फेसबुक पे फौरन से जो है ना वो कंपेन्स शुरू हो जाती है, वो कहते हैं वो जी ये इन्होंने जुल्म कर दिया, हमें ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, ना इंसाफी हो रही है। अब वो जितना मर्जी भले की बात करो, पहले भले की बात थी हम कमती लॉस आ रहे थे इस टाइम पे, बचने का नहीं है, हमें एमलो ही चाहिए। दूसरी भले की बात ये थी कि हमने कहा ऑनलाइन ना हो ताकि ऑनलाइन वाले तंग ना हो, उन्होंने कहा नहीं हम तंग हो लेंगे। वो उन बच्चों ने एडमिशन करवा लिया और बाकी बच्चों ने ये सोच के एडमिशन करा लिया कि ऑनलाइन भी साथ साथ चल रहा है। तो ये थ्योरी में ऑनलाइन साथ साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम साथ साथ मैसेज से ऑनलाइन वाले यूजर्स उनको साथ साथ एड्रेस कर सकें। लेकिन माइक की ऑप्शन जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो कंट्रोल में नहीं आता, फिर 3 डब्बों की आवाजें भी, घर के मजीद शोर भी, सबके सब आ रहे होते हैं। पता लगे किसी बच्चे को मार पड़ी हो, दही नहीं लाके दिया उसने सुबह से, तो वो अगर हमारे मतलब माइक में कैप्चर हो गया तो कितना बदनामी होगी। तो अच्छा है आप लोग महफूज है, किसी को नहीं पता। यहाँ पे बीच में जो खराटे आ जाते हैं ना बच्चे, लॉ तो ऐसे लेट के ना वो मतलब अभी आगे सर्दियां आनी है, लिहाफ के अंदर से हल्का सा मुंह बाहर निकाल के ना सामने मोबाइल टेढ़ा करके रखा हुआ होगा, बीच बीच में झोंका लगा लेंगे, फिर आगे अच्छा थोड़ा सा ही आगे गए। ऑनलाइन क्लासेस में ना घर बैठे हुए बच्चों के लिए तो मजाक बनाती है। तो बच्चों को लगता है कि हम कॉलेज आके पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई होगी, कम से कम कॉलेज में जाग तो रहे होंगे। बस यही एक एक्स्ट्रा फर्क है जो आप डाल देते हैं। अदरवाइज घर बैठ के भी लोग नहीं समझ रहे होते और यहाँ पे भी नहीं समझ रहे होते। घर वाले बच्चे भी टेस्ट से भागे हुए होते हैं, फिजिकल भी। तो अब आप फिजिकल आए हैं तो कोशिश करना है कि आपने फिजिकल का मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, अगर टेस्ट फिजिकल देना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। और बैटरी लो का मेरे पास पैगाम आ गया क्योंकि हम लोगों में कुछ गड़बड़ी है। इंतजामिया की भरपूर सपोर्ट है हमें। हम जरा दूसरे वाले कैंपस के नुमाइंदे हैं, तो इस कैंपस में मेहमान के तौर पे आए हैं। तो वो ऊपर से तो हिदायत ये थी कि हमारा ख्याल रखा जाए, लेकिन इंतजामिया जरा उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, कर पड़ लेंगे, इन्हें कुछ पता ही है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये कहानी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब स्टार्ट होता है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस 2 वर्ड्स पे बात होती है। मैं थोड़ा सा इससे पीछे चला जाऊं, मैं स्क्रीन सामने ब्लैक ले आऊं क्योंकि ऑनलाइन वाले घबरा गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? पहली बात यह है कि हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो है 1872 का, आज से 150 साल पुराना है। तो अगर मैं यहाँ आपको ये कानून बताऊं कि अगर एक बंदे ने खत लिखा और खत लेट पहुंचा और उस खत से पहले दूसरे का खत पहुंच गया तो क्या होगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ये व्हाट्सएप वाले जमाने में आप कौन से खतों की बातें कर रहे हैं। तो बस जहन बना लेना है कि हम आज से 150 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इतना पुराना लॉ है तो बदल क्यों नहीं लेते इसे? असल में वो अंग्रेज मोहतरम ने बनाया था, वो इतना अच्छा कानून बना गया तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को लगा कि इसमें जरूरत नहीं है चेंज की। बस जहां जहां उन्होंने पूरा बरे-सगीर लिखा था वहां वहां इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान लिख दिया। ये वही चेंज है जो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थ्रू आउट अभी तक कर सके। इस वक्त बहुत सारी तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बेसिक्स बताता है, ये हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फिर आगे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग कानून है, बैंकिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग तरह के होते हैं। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? मुआयदा। तो वादा क्या होता है? प्रॉमिस या एग्रीमेंट। इसका मतलब वादे और मुआयदे में फर्क है। वादा ये है कि ये वाले भाई ने साथ वाले भाई से वादा किया कि मैं तुम्हें कैंटीन से चल के समोसे खिलाऊंगा और नहीं खिलाए।
वादा खिलाफी की, साथ वाले भाई इनको पकड़ के अदालत ले जाके ये कह सकते हैं कि इन्होंने मेरे से वादा किया था और मुझे समोसे नहीं खिलाए, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? नहीं। लेकिन अगर इन दो के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता जिसके अंदर दोनों में से किसी एक ने दूसरे को गुड्स या सर्विसेज देनी होती, दूसरे ने पैसे देने होते, लिखत पढ़त हुई होती, साइन हुए होते, कोई गवाह होते बीच में मौजूद, और अब एक बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा ना करता, तो दूसरा बंदा क्या कर सकता था? उसको उठा के कानून के पास लेके जा सकता था। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। इसका मतलब है वादे में और मुआहदे में फर्क। तो आज हम ये वाली बेसिक बातें पढ़ने लगे इंशाल्लाह ताला, वादा और मुआहदा। डिवाइस चेंज होती तो आपको साफ राइटिंग मिल जाती, मैं दोबारा अपनी पुरानी डिवाइस पे आ गया हूँ, इस पे राइटिंग खराब होती है, तो ये डिवाइस बचाए रखेगी। जब मैं दूसरी डिवाइस पे शिफ्ट होऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा कि असल में भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वादा वादा और मुआहदा, वादे में ऐसा क्या ऐड करें कि वो मुआहदा बन जाए? तो उन्होंने आपने वादा किया, वादा समोसे का भी था और वादा उस गुड्स डिलीवर करने का भी था, दोनों में फर्क कहाँ पे है? लिखत पढ़त हो गई, गवाह आ गए, उसमें कोई कानूनी पेचीदगियां ऐड कर दी। तो अगर मैं आपकी सादा उर्दू जबान में बात करूं तो वादा जमा कानूनी बंधन, वादे में जब कानूनी बंधन ऐड हो जाए तो वो मुआहदा बन जाता है। यानी कि एग्रीमेंट में जब लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट का मतलब है दो बंदे एक चीज को मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, हाँ भाई मैंने समोसे खिलाने, हाँ जी मैंने समोसे खाने हैं। एक बंदे ने ऑफर दी, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। दोनों के दरमियान क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, यानी कि वादा हो गया। जब इसमें ये लीगल बाइंडिंग ऐड कर देंगे, लीगल बाइंडिंग ऐड कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये लीगली बाइंडिंग हो जाए। बाइंड करने का मतलब होता है किसी को जकड़ लेना। तो जब ये इस वादे को लीगल बाइंडिंग में ले आएंगे तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी वादे को मुआहदे की शक्ल देने के लिए हमें उसमें कानूनी चीज ऐड करनी होगी, या गवाह लेके आने होंगे, या उसको लिखत पढ़त पे करना होगा। आपने देखा होगा जी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि एक बंदा दूसरे से वादा करता है, हाँ भाई मैं तुमसे 2 करोड़ की जमीन खरीदना चाहता हूँ, तुम मान जाते हो? उसने कहा हाँ जी मैं मान गया, क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये एग्री किया है इन्होंने, ये इनके दरमियान हुआ है एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होगा? एक कागज होगा, एक स्टाम्प पेपर होगा, 4 साइन होंगे, कुछ गवाह होंगे, वो सारी एक ड्रामेबाजी होगी, जिसके बाद से ये कानून की नजर में इन दोनों के दरमियान किया गया वादा मुआहदा बन जाएगा। अब उस कागज की कानूनी हैसियत है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब अगर एक बंदे ने पैसे देने थे और पैसे ना दे, एक बंदे ने जमीन देनी थी और जमीन ना दे, तो जिसने अपना सही से वादा पूरा नहीं किया उसको उठा के अदालत ले जा सकते हैं कि इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की। यहां तक बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे वादे को कहते हैं जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए। वादा किसे कहते हैं? एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है और मुझे थोड़ी देर में शायद इसकी हैंडआउट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आखिरी खबरें आने तक तो यही था, अल्लाह करे यहाँ तक वो हैंडआउट्स आ जाए तो वो आप लोगों तक पहुंचाए जा सके। आपको किसी ने डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किए? बस पीछे पड़े हुए, ठीक है। तो वो अगर आप में से कोई मुझे यहाँ पे अगर दे सके, क्योंकि अगर अभी आपको हैंडआउट दे दिए तो आप तो उसे पढ़ते रहेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा? तो मेरी भी तो ख्वाहिश है ना कि मुझे देखा जाए, मुझे सुना जाए, मेरी बात समझे। ऑनलाइन वाले जो है जी, लीगैलिटी का फर्क है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान लीगैलिटी का फर्क है। नहीं, आईकेप की किताब ना आने की सजा कॉलेज को मिली, इतने सारे हैंडआउट्स ऑनलाइन वालों को ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे या कर दिए गए होंगे? हो गए हैं? आपने देखा किसी ने ऑनलाइन ग्रुप में? चले, ऑनलाइन जो हजरात हैं आपको ग्रुप में ये शेयर हो जाएंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड, इंतहाई वेरी गुड, ठीक है। कैफ 7 के हैंडआउट्स कैफ 4 की तादाद से मल्टीप्लाई करके कैफ 4 कैफ 7 जिसमें किसी ने नहीं आना क्योंकि गुर्बत में जी रहा है इस वक्त, जुल्म हो गया। कैफ 7 वाले हैंडआउट कैफ 4 की तादाद में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इसलिए वो हमारा सिस्टम टाइम से सही नहीं कर रहा। कहते हैं इन्होंने हमारा खर्चा कर दिया सारा सारा वही एंड तक, मतलब मैंने बहुत आगे तक देखा है। अल्लाह में कमती लॉ में इतने बच्चे थे, कमती लॉ जो बेचारा डूब गया, दूसरे कैंपस में तो ऑफर ही नहीं किया कमती लॉ। हमने कहा खामखा शर्मिंदगी होगी, इधर बच्चों ने शोर मचा दिया कमती लॉ होना चाहिए, धोखा हो गया, नाइंसाफी हो गई, तो हमने एक छोटे से कमरे में चुपके से ऑफर कर दिया। और उसके भी वो जो गलती से होने वाले ऑनलाइन एडमिशन है वो मैं कल बंद कराएंगे। मैंने कहा भाई अब इसमें गलती नहीं करनी, इसको फिजिकल रहना। ठीक है जी, तो ये तो फिर इनके हैंडआउट फिर इन तक नहीं पहुंच सकेंगे गिवन टाइम में। ठीक है, आज फिर ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आज जहाँ इतनी सारी मिसमैनेजमेंट तो वहाँ एक मिसमैनेजमेंट और सही। वैसे ये भाई ने पीछे से लाके दिए, तो हो सकता है शायद वहाँ आसपास कोई दूसरा भी सेट रखा हो। एक ही सेट है ना बस, ये फिर कैफ 7 कैफ 4 में आ गया। वो कंफ्यूजन जो एडमिशन के टाइम से चल रही है कि ये कंपनी लॉ है या बी लॉ है, वो अभी बरकरार है। ठीक है जी, कोई हैंडआउट्स नहीं है, जो सामने लिखा है वो है, और जो सॉफ्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा। तो वादा जब कानूनी बंधन में बन जाता है तो वो मुआहदा बन जाता है। वादे का मतलब है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहते हैं एक ऑफर और एक्सेप्टेंस को। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स हैं। ये चैप्टर जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इसमें हल्का सा जिक्र होता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसमें एक अच्छी ऑफर हो, जब एक्सेप्टेंस हो, जब उसमें कोई मुआवजा वगैरह हो, कोई कंसिडरेशन हो। अभी मैं वो सारी बातें नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऑफर होती है और एक एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब क्या होता है? पेशकश। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? रजामंदी, कबूली। इसका मतलब है जब कोई पेशकश करे और दूसरा बंदा उसको मान जाए, तो दोनों के दरमियान जो तय पाया वो एग्रीमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू और इंग्लिश को साथ लेके चलूं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इंग्लिश पे शिफ्ट होते चले जाएंगे। हम पढ़ते हुए कोशिश करेंगे थोड़ा सा उर्दू में समझें और फिर मैं आपको किताब से दिखा रहा हूँ जो इंग्लिश में हैंडआउट्स हैं। तो अब हमें एक बात समझ आ गई कि एक ऑफर आएगी, एक बंदा दूसरे को कहेगा हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये चीज डिलीवर करूँ इतने पैसों, दूसरा कहेगा हाँ जी मैं मान गया, सही है, ओके डन कर लेते हैं। फिर ये क्या करेंगे, ये आपस में कोई लिखत पढ़त करेंगे, या तो ये लिख के करेंगे, या अगर ये जबानी भी कर रहे हैं तो फिर कुछ गवाह बीच में ले आएंगे ताकि दोनों के दरमियान एक कानूनी पॉइंट ऐड हो जाए। तो ये तीनों चीजें मिलके बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कौन है तो आप कह सकते हैं एग्रीमेंट में अगर लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसमें एक और वर्ड कंसिडरेशन भी आता है लेकिन मैं अभी उसका तस्करा नहीं कर रहा, थोड़ा सा आगे जाएंगे उस पर बात करेंगे। तो एग्रीमेंट प्लस लीगल कंसिडरेशन इज इक्वल टू लीगल बाइंडिंग इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए आपको ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ कुछ और चीजें भी चाहिए, लीगली वैलिड भी होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें पार्टीज होशो हवास में डील कर रही हो, किसी ने किसी को बेजा दबाव में ना लेके आया हुआ हो। बहुत सारी चीजें हैं जो एसेंशियल है, समझ रहे? एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ जरूरत है एसेंशियल्स की, कुछ ऐसी चीजें जो लाजमी है, वो कहलाते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन एसेंशियल में से जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2 वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आगे जाके पढ़ेंगे कंसिडरेशन मुआवजा, उसके क्या रूल्स हैं, फिर पढ़ेंगे लीगैलिटी के क्या रूल्स हैं, फिर पढ़ेंगे फ्री माइंड के क्या रूल्स हैं, फिर पढ़ेंगे कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कौन नहीं कर सकता। लेकिन जो अब हमारा सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि ऑफर क्या होती है और एक्सेप्टेंस क्या होती है। ऑफर किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? ऑफर कहते हैं पेशकश को। एक बंदे ने दूसरे से कहा भाई मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें 2 किलो ये चीज सप्लाई करूं, क्या तुम मुझे इतने रुपए दोगे? अगर दूसरा बाइनी ही वैसे ही मान ले कि हाँ भाई जो तुमने कहा है मैं बिल्कुल मनोअन कबूल करता हूं, तो वो बन जाएगा एक्सेप्टेंस।
ऑफर के ऊपर हम 2 दिन तक बात करते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे कि क्या है और किस तरह से। अभी तक वर्ड ऑफर आपको समझ आ रहा है? ऑफर का मतलब जब किसी एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को एक पेशकश की। फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जाम्पल में हम कह देते हैं ए ने कहा कि मैं आपको 2 kg का माल सप्लाई करूँ। एक काम करते हैं, सर्दियां करीब है, ऑरेंजेस की एग्जांपल ले लेते हैं। इसने कहा जी मैं आपको 2 kg ऑरेंजेस दूंगा अगर आप मुझे 100 रुपए देंगे। ए ने बी से कहा मैं आपको 2 kg ऑरेंजेस दूंगा अगर आप मुझे 100 रुपए दें। ये ए की तरफ से बी को क्या कराई गई है? ये है ऑफर। ए ने बी को ऑफर कराई है। अगर बी भी कह दे कि हाँ ठीक है, ये 100 रुपए में मुझे ये 2 kg ऑरेंजेस कबूल है, मुझे सही लग रहा है, ओके बात अच्छी है, तो ये बन जाएगी एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का मतलब है जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से कुछ कहे कि यार ये बात मान लो। इसकी इंग्लिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बनाने की कोशिश करें इंग्लिश। ऑफर का क्या कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए पहले उर्दू सुन लें। जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से कोई बात करे कि दूसरा बंदा इसकी बात मान ले। अब इसकी अंग्रेजी करते हैं। जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से कोई बात करे कि दूसरा बंदा उसकी बात मान जाए। When a person says something to another with an intention that the other person agree to it, he accept it, then ये ऑफर बन जाएगी। तो अब ऐसे में कुछ जगह पे लॉ ऐसा आएगा जहां हम अपनी इंग्लिश लिख सकेंगे, कुछ ऐसी जगह आएगी जहां हमें एक ऑफिशियल डेफिनेशन नजर आएगी और हमें फिर उसी की अल्फाज फॉलो करने। तो जब भी कोई डेफिनेशन आए तो हमने समझना अपने अल्फाज में, लेकिन याद उसको किताब की लैंग्वेज में। तो अभी तक आप लोग सही समझे, ऑफर का मतलब जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से पेशकश करता है कि दूसरा बंदा उसकी बात मान जाए तो ये ऑफर कहलाता है। अब एक ऑफर वैलिड कब होगा? ऑफर में क्या क्या चीजें हों तो हम कानूनी तौर पर उसे वैलिड मानेंगे। अब ये वकीलों वाला पेपर है, बिजनेस लॉ में हम वकालत कर रहे हैं, हम एक एक लफ्ज की गहराई में उतरेंगे। जी ऑफर को ऑफर कब कहेंगे? ऑफर 2 बंदों के दरमियान होगी तो ऑफर कहेंगे, अगर 2 से कम बंदे होंगे तो वो ऑफर नहीं होगी। 2 से कम कितने बंदे होते हैं? एक। यानी एक बंदा अपने आप को कहे हाँ भाई समोसे खाने चल रहे हैं, और खुद ही कहते हैं हाँ वाकई बात तो बड़ी मजे की थी, तो ना ये ऑफर है ना ये एक्सेप्टेंस। ऑफर के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तो ऑफर की एसेंशियल्स पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ही। आपको क्या लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाना था? पहला दिन है, हमने मतलब हल्का हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता, सबसे जल्दी सिलेबस खत्म करना है ना, तो आहिस्ता चलेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वैलिड ऑफर की एसेंशियल्स। एक ऑफर को कब ऑफर कहा जाए? जब उसमें 2 बंदे मौजूद हो। एक बंदा ऑफर दे रहा हो और दूसरा बंदा जिसको ऑफर दी जा रही हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑफर देने वाले को ऑफरर कहेंगे, ओ आर लगा देंगे यहाँ पे ऑफर, और जिसको ऑफर दी जा रही है ऑफरी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ये ओ आर और डबल ई का बहुत जगह इस्तेमाल देखा होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर, जिसको मिल रही है एम्प्लॉय। और कोई जगह जो आपको याद आ रही हो? लेसर लेसी, अकाउंटिंग के अंदर आप देखते हैं। ट्रेनर ट्रेनी, मेंटोर मेंटी, हाँ जी। इंटर्नी होता है वो, फिर इंटरनल नहीं बनता, लेकिन बहरहाल इंटर्न और इंटर्नी। और टीचर में आके वो मामला खराब हो जाता है, नहीं तो टीचर टीची होना चाहिए। लेकिन मेंटोर में तो मेंटी चल जाता है, लेकिन टीचर में टीची नहीं चलता, टीचर और स्टूडेंट होता है। ड्रॉ ड्रॉई, ऑनलाइन से हमें मशवरा आया। प्रोमिसर प्रोमिजी, एग्जामिनर एग्जामिनी। याद है स्कीम के अंदर लिखा था एग्जामिनीज को ये करना होगा, तो एग्जामिनर। इसका मतलब है कि लॉ में अब हमें एक रूल पता लग गया, अगर हमें एक वर्ड पता लग जाए तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑफरर ऑफरी,
तो आपसे को पूछे एक वैलिड ऑफर कौन सी होती है, आप कहेंगे जिसमें दो बंदे होते हैं, ऑफर देने वाले को ऑफरर कहेंगे और जिसको ऑफर दी जा रही है वो ऑफर। तो पहला एसेंशियल ये हुआ कि कम से कम दो बंदे होने चाहिए, कम से कम, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं होने चाहिए। डन। सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वाज़े और वाशगाफ होनी चाहिए। पता नहीं मैंने इनके सही तर्जुमे किए हैं या नहीं। ऑफर, वाज़े और वाशगाफ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ए बी से कहता कि मैं तुम्हें 2 किलो ऑरेंज कलर के फल दूंगा, तो क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे? और कल को उसको ऑरेंज कलर के टमाटर पकड़ा देता, तो वो कहता है ये तो सब्जी है, तो कहता है क्यों, सब्जी और फल में फर्क क्या है? और फिर दोनों में बहस हो जाती है। क्या फर्क होता है सब्जी और फल में? सब्जी और फल में क्या फर्क होता है? अगर आप कहेंगे जमीन के नीचे वाली चीज सब्जी होती है, तो फिर तो बहुत सारी चीजें जमीन के नीचे फल में भी काउंट हो रही होती है। चलिए आप लोगों ने सर्च करना है, मुझे बताना है कि फल और सब्जी में क्या फर्क है। सब्जी पकाई जाती है और फल पका खाया जाता है। भाई दुनिया फल पका भी लेती है, सब्जी खाई जाती है और फल खाया जाता है। ये एक अच्छा डिफरेंट सा फर्क है कि ये वाकई सब्जी खाई जाती है और फल खाया जाता है। वाकई फल फल बंदा खा ही नहीं सकता, मतलब वो खाया जाता है। ठीक है, ये एक। वाह, ऑनलाइन में से एक भाई ने एक बिल्कुल मसले हल कर दिया। उन्होंने कहा सर सब्जी मतलब वेजिटेबल, मतलब एक अलग दुनिया में चल रहे हैं भाई। हमें इंग्लिश दोनों की पता है, मसला फर्क क्या है दोनों में। जो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा उर्दू बोल रहा है तो शायद बेचारे को इंग्लिश नहीं आती होगी, कमजोर सी होगी इसकी इंग्लिश। तो सर्टेन और डेफिनेट समझ आया, बड़ा वाज़े और वाशगाफ हो। अगर उसने कह दिया मैं 2 किलो फल दूंगा, या कह दे मैं कुछ मुनासिब तादाद में ऑरेंजेस दूंगा अगर तुम 100 रुपए दो। ये वर्ड मुनासिब कितना गैर मुनासिब वर्ड है। आप दोस्त को कॉल करते हैं, यार कितनी देर में आ रहे हो, बड़े मुनासिब से टाइम में आ रहे हैं। अब मुनासिब टाइम 5 मिनट को कहते हैं, 1 घंटे को कहते हैं, 4 घंटे को कहते हैं, ये क्लियर नहीं है। अगर वो कहे मैं दोपहर 2 बजे तक आ रहा हूँ, ये कंक्रीट डेफिनेट बात है। कंक्रीटनेस याद है, 7C तो याद है ना, ठीक, एमसीक्यूज के लिए याद किए थे। तो कंक्रीट होनी चाहिए ऑफर, बड़ी ठोस, वाजे, बड़ा एब्सोल्यूट होनी चाहिए ऑफर में। किसी किस्म का कोई डाउट, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डन। किसी किस्म का कोई ऐसा मामला ना हो कि जी ऑफर को सुन के लगे कि नहीं बात समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट, ये बात हमें समझ आ गई। ऑफर देने वाले की कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। एक बंदे ने दूसरे को शुगर में कहा कि हाँ भाई अगर मैं तुम्हें 2 किलो वो दूं, ऑरेंजेस दूं, तो क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे? ये क्या कि हाथा निकल गया उसका। अब बाद में दूसरा मान भी जाए तो पहला बंदा कहेगा जी उसको समझ आ रही थी, मैं मजाक कर रहा था, मेरा तो इरादा ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का। ये सबसे मुश्किल बात है अदालत में, ये साबित करना कि बंदे का इरादा था या नहीं था। एक चीज पे आके ना हमने ब्रेक लगा देनी है कि ये चीज अदालत में कैसे साबित होगी। तो फिर मैं ये नहीं बताऊंगा कि अदालत में कितने गवाह चाहिए और कौन कौन सा कानून चाहिए साबित करने के लिए। जब बात अदालत की आएगी तो हम दूर रहेंगे अदलिया के एहतराम में। हम अदलिया पे कोई बात नहीं करेंगे कि अदलिया 5 साल में केस सॉल्व करे, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, वो उनका मसला है। अब उधर पाकिस्तान में एवरेज केस कितने अरसे में सॉल्व होता है? तकरीबन 16 से 17 साल एवरेज। एवरेज एवरेज इसलिए कह रहा हूँ कि जमीन वाले तो 30-35 साल आराम से चल जाते हैं, और एक सादा केस, मतलब छोटे से छोटा केस 7-8 साल एम ही चल जाता है, अनलेस के सारी पार्टी पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई। सारी पार्टी से मुराद सारी पार्टी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। अब अगर पेपर में आए कि ये सिचुएशन है, बताओ ये ऑफर वैलिड है या नहीं, तो आप कहेंगे अगर तो इनके दरमियान इंटेंशन थी तो ये वैलिड है। वो आपसे पलट के ये नहीं पूछेंगे कि तुम साबित कैसे करोगे कि इनके दरमियान इंटेंशन है या नहीं, वो अदालत का मसला। हम सिर्फ कानून बता दिया करेंगे कि ये कानून है, ऑफर डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, दो बंदे होने चाहिए, और ऑफर में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन हो। अगर सवाल साइलेंट है तो हम खुद से ज्यूम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन थी, और अगर वो खुद से बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ऑफर देने वाले का इरादा डावाडोल हो रहा था,
तो हम कहेंगे कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन नहीं थी। तो अभी तक हमें समझ आया कि दो बंदों के दरमियान होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि उस ऑफर में मजाक ना हो, उस ऑफर देने वाले का वाकई ही में इरादा हो कि वो ऑफर दे रहे हैं। क्लियर? बड़ी बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें हैं। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। आपने इतनी खामोशी से ऑफर दी कि दूसरे ने सुनी ही नहीं। जैसे थोड़े पहले ऑनलाइन वाले बच्चे थे, वो मुझे बोलते हुए देख रहे थे लेकिन सुन नहीं पा रहे थे, तो इसका मतलब है मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो रही थी, मुझे लिखना पड़ा। तो ऑफर सिर्फ ऑफर देने को नहीं कहते, ऑफर को आपने कम्युनिकेट करना है। अगर बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जब दूसरा बंदा सुन ले, लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो पढ़ ले, और अगर खत से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप एक दूसरे मुल्क में बैठ के खत लिख रहे हैं, तो कब कम्युनिकेट होगी? जब वो खत उस बंदे को पहुंचेगा। 150 साल पुराना कानून है, तो खत की बात भी होगी। तो ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए कि हाँ भाई ऑफर हो गया। अगर ऑफर खत से भेजी है तो कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेज ऑफरी, जब खत ऑफरी तक पहुंचे। अब ऑफरी को खत पहुंच गया और उसने पढ़ा नहीं, हमारी तरफ से ऑफर कम्युनिकेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो तब क्रिएट होगा ना जब वो एक्सेप्ट भी कर ले और उसमें कानूनी मामला भी हो। इस वक्त हम ऑफर की बात करें तो ऑफर हमारी तरफ से कब कंप्लीट होगी? बोल के की जाए तो जब अगले ने सुन ली, लिख के की जाए तो अगले ने पढ़ ली, और अगर वो दूर कहीं है और हम खत लिख रहे हैं तो जब खत भेजा तब नहीं, जब उसको खत मिल गया तो हम कहेंगे ऑफर कंप्लीट हो। ऑफर बोल के भी हो सकती है, वर्ड स्पोकन बोल के भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, रिटन, और एक तीसरा तरीका भी है जी। एक मिनट, ठीक है जी, जूम बढ़ेगा मेरे ख्याल में वहां रखे हुए किसी माउस से। देखिए जरा इस माउस तक आप कहा जा रहा है, इसके ऊपर जो व्हील है, अगर आप उस व्हील को ऊपर की तरफ करें तो शायद इसका जूम बेहतर हो जाए। नहीं, थोड़ा सा कम करें, एक स्टेप और ऊपर करें जरा, और इसको पकड़ के आप सेंटर से पकड़ के ड्रैग करके राइट पे कर देंगे तो उम्मीद है कि थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। नहीं बस ठीक है, ये कुछ क्लैरिटी आई। मैं कोशिश करूंगा कि आगे स्लाइड में नीचे कम से कम लिखूं और ऊपर की तरफ जरा ज्यादा लिख रहा हूं। ऑफर बोल के हो सकती है, ऑफर लिख के हो सकती है। एक तीसरी चीज भी है, ऑफर एक्शन के थ्रू भी हो सकती है, थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन। एक बस स्टॉप पे आप खड़े हुए हैं और एक बस वाले ने बस आपके पास आके रोकी, बोला कुछ नहीं, लिखा कुछ नहीं, उसका आपके पास बस रोकने का क्या मतलब है? तो आपको ऑफर दे रहा है, आ जाओ तुम्हें आगे ले चलता हूँ, पैसे देते हैं। अगर तो वो रूट की बस है और उसका डेफिनेट टिकट है तो उसकी तरफ से तकरीबन ये क्लियर कट ऑफर है। तो ये चीज जो उसने बोल के नहीं की, लिख के नहीं की, थ्रू एक्शंस की, इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड। तो ऑफर ओरल हो सकती है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ऑफर ओरल हो सकती है बोल के, रिटर्न हो सकती है लिख के, और इम्प्लाइड हो सकती है। इम्प्लाइड का मतलब है जो समझी जाएगी। अगर मैं लिख गया सही से, समझी जाएगी जी। जी, अब डेफिनेट होगी या नहीं होगी वही बात है। कोई भी बस आपके पास आके रुके जिसके अलग अलग स्टॉप हो, अलग अलग किराया हो, तो शायद ये एक ऑफर नहीं है। लेकिन एक ऐसी बस जो कि डेफिनेटली उनका एक फिक्स किराया है, फॉर एग्जांपल एक मेट्रो है जिसका हमेशा 20 रुपए किराया है फर्ज करें, और वो आपके पास आके रुकती है और आप स्टॉप पे खड़े हुए हैं, तो वो आपके पास रुकी है, इसका मतलब है कि उन्होंने आपसे कहा कि हाँ भाई अंदर आ जाओ और 20 रुपए दे देना। लेकिन अगेन जिसमें एब्सोल्यूट ना हो, जो क्लियर कट ना हो, जहां पता ना हो कि हमें कितने पैसे लेगी, क्या मामला है, किस तरह से, तो उसको हम जो है वो ऑफर नहीं कहेंगे। ऑफर वहां होगी जहां क्लैरिटी हो। जी, कुछ और हैंडआउट्स हमारे तक पहुंचे, इनकी मिक्स ना हो जाए, इनको इधर कर देते हैं। ये भी मेरे ख्याल में अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसी तरह से, एक एक कॉर्नर वाले भाई को अगर दे दें तो मेरे ख्याल में ये
पहुंचा देंगे सब तक। ये सही बात है। जो पहला वाला चैप्टर है वो सारा का सारा आपको हैंडआउट फॉर्म में मिल रहा है, जो कि इस पूरे वीक हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जी ये ग्रुप में भी शेयर है, जो हैंडआउट ग्रुप में आप ऐड नहीं है। हमें इंतजामिया ने आप लोगों के जो नंबर दिए उन नंबर्स को तो हमने ऐड किया। अब अगर आपने अपने इंतजामिया को अपना वो नंबर नहीं दिया जो व्हाट्सएप पे है तो फिर गड़बड़ हुई होगी। फिर उसका क्या तरीका है, नीचे मुबीन साहब होंगे कोऑर्डिनेशन में, आपने उनसे कहना है कि जी मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। हमने एक वो में ग्रुप में सारों को ऐड कर दिया, लेकिन जो जिनका व्हाट्सएप नंबर चेंज है या जो बाद में आ रहे हैं तो नीचे कोऑर्डिनेशन में मुबीन साहब से आपने कहना है कि मुझे बी लॉ वाली इस क्लास में ऐड करते हैं, जो फिजिकल वाली क्लास जी। और ऑनलाइन वाले हजरात ये किससे राब्ता करेंगे? ठीक है, ऑनलाइन वाले हजरात आपको नंबर शेयर हो जाएगा। वैसे भी क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो गया है। आज मैं नीचे वालों के पास नहीं आ सकूंगा क्योंकि आज हमने पढ़ाई थोड़ा सा है, तो कल से मैं 5 मिनट पहले खत्म करके नीचे लाइव स्ट्रीमिंग वालों के पास आके आपके सवाल ले लिया करूंगा। जी कहां तक पहुंचे हैंडआउट्स? एंड तक पहुंच गए? चलें एंड वाले जरा याद रख लें, जो मेरे पास इस वक्त हैंडआउट है उसमें पेज नंबर 8 आ रहा है सबसे पहला। उसमें एक बॉक्स है, उसमें पहले 3 वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस, ये आपने पढ़ने हैं अभी। नीचे फार्मूला दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। फिर एक पेज का वक्फा देके पेज नंबर 10 पे आपने आना है और इसको आपने कम्युनिकेशन तक पढ़ना है। देख रहे हैं मिडिल ऑफ द पेज से थोड़ा सा ऊपर कम्युनिकेशन है, उसके नीचे 4 बुलेट्स, यहां तक पढ़ना है। क्योंकि आज वो सारी डिस्टर्बेंस की वजह से हम आगे नहीं पढ़ सके, मैंने ये पेज कवर करना था पूरा, लेकिन अब हमने कम्युनिकेशन पे रुक जाना है। और वो जो ऑफर की डेफिनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने सादा अल्फाज में समझा था, उसकी एक तकलीफ जैसी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई। आप जब घर जाके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा परेशान होंगे और फिर हम अगले दिन उसके ऊपर डिबेट करेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अगले दिन हम इस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो सबसे स्टार्ट में दी हुई है। नोट्स में जब भी कोई डेफिनेशन आएगी वो बॉक्स में बंद की हुई होगी। डेफिनेशन को सेम वर्ड में याद करना है और बाकी जो डाटा लिखा हुआ है आप उसको अपनी सादा इंग्लिश में अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन के साथ हेरफेर नहीं किया जा सकता। डन। तो आज हमने ये पेज कम्युनिकेशन तक पढ़ा है और जो पहला वाला पेज है उसमें दरमियान के 3 वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस। जब आप प्रॉमिस पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीमेंट और प्रॉमिस का आपस में क्या रिश्ता है। तो कल कहानी को यहीं से स्टार्ट करेंगे, होपफुली कल हमारे मसले और कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। जी ये हैंडआउट बुक में भी अवेलेबल होंगे। ये हैंडआउट जितने भी हैं जो कैजुअल है वो सारा बुक वाला है, और आप लोगों को तो बुक भी मिल जानी है जब आएगी। अभी तो आईकेप की किताब नहीं आई, फ्री मिलेगी। इस कैंपस वालों में ये